कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान, अध्याय 4, प्राणी जगत। इसके 3 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा कर के अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात न हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानी महसूस करेंगे? प्राणियों को वर्गीकृत करने में निम्नलिखित परेशानी हो सकती है। कुछ प्राणियों में केशिकी स्तर, कुछ में ऊतक स्तर, कुछ में अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। मतलब अलग अलग प्राणियों में शारीरिक संगठन अलग अलग हो सकता है, इसमें हमको परेशानी होती है। कुछ प्राणियों में त्रिज्या सममिति तथा कुछ प्राणियों में द्विपार्श्वी सम्मति पाई जाती है। कुछ प्राणियों में खुला रक्त परिवहन तंत्र, कुछ में बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। कुछ में बाह्य कोशिकी तथा कुछ प्राणियों में अंतःकोशिकी पाचन पाया जाता है। अतः ऐसे बहुत से लक्षणों का ज्ञान न होने पर प्राणियों को वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। अगला प्रश्न है, देह गुहा एवं प्रगुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक है? शरीर में भित्ति तथा आहार नाल के बीच की गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का मुख्य आधार है। मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए शरीर की ये परत है, फिर ये इसकी मध्य परत है, फिर इसके बाद बीच में जगह खाली है, इसको गुहा कह देंगे, और फिर इधर फिर त्वचा चालू हो जाती है। तो जो बीच में खाली स्थान बचता है उसे ही क्या कहा जाता है? देह गुहा। इससे युक्त प्राणी को प्रगुही कहा जाता है। जैसे एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मीटा वर्ग में ये देह गुहा उपस्थित होती है, प्रगुहा उपस्थित होती है। फिर है कुछ प्राणियों में यह गुहा मध्य त्वचा से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई होती है। तो यहाँ पर ये है कि कोई फिक्स नहीं होता है, ये मध्य त्वचा हो गई, ये बाह्य त्वचा हो गई, अब ये कोई अंतः त्वचा है। तो बीच बीच में हल्की हल्की गुहाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम इसे कूट गुहिका कहते हैं। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें अगुही कहा जाता है। उदाहरण यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केरिसिस हैं। अगला प्रश्न है, अंतःकोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में भी भेद करिए। तो अंतःकोशिकीय पाचन समझते हैं, यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। भोजन के कण अंतःभक्षण के द्वारा कोशिका के अंदर लिए जाते हैं। कोशिकीय अंगक लाइसोसोम से स्रावित एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन कर लिया जाता है। अपचित पदार्थ कोशिकीय वमन क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम। तो ऐसे हैं जिनके अंदर कोशिका के अंदर ही पाचन होता है। फिर बाह्य कोशिकीय पाचन क्या है? कोशिका के बाहर उपस्थित पदार्थों का पाचन बाह्य कोशिकीय पाचन कहलाता है। बहुकोशिकीय प्राणियों के पाचन तंत्र में भोज्य पदार्थों का बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। उदाहरण केंचुआ और लाइकेन, इनके लिए अलग से पाचन तंत्र विकसित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? तो प्रत्यक्ष परिवर्धन, इस प्रकार के परिवर्धन में लार्वा अवस्था नहीं होती। युग्मनज का विकास सीधे वयस्क के रूप में होता है। जैसे मनुष्य है, चूहा है, हाथी है, बंदर है, ये स्तनी वर्ग के और भी जानवर हो सकते हैं। अगला है अप्रत्यक्ष परिवर्धन। तो कुछ जीवों में परिवर्धन में लार्वा अवस्था होती है। युग्मनज पहले लार्वा में बनता है, इसके पश्चात लार्वा का परिवर्धन वयस्क के रूप में होता है। उदाहरण इकाइनोडर्मेटा, एस्केरिस और काकरोच, ये सब अप्रत्यक्ष परिवर्धन के उदाहरण हैं।
तो सीधा सीधा है, जिसमें युग्मनज का निर्माण होकर के सीधे वयस्क बनता है प्रत्यक्ष परिवर्धन, और जिसमें लार्वा बनता है इसके बाद फिर वो वयस्क बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। अगला है परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस के विशेष लक्षण बताइए। तो ये चपटे कृमियों का शरीर, इनकी संरचना आवास तथा प्रकृति के प्रति अनुकूलित होता है। इसके शरीर में विकसित संवहन तथा उत्सर्जन तंत्र नहीं पाए जाते। त्वचा से O2 व भोजन को विसरण के द्वारा ग्रहण करते हैं और CO2 को व उत्सर्जित पदार्थों को विसरण के द्वारा ही बाहर करते हैं। विसरण का मतलब ये है कि ये जैसे कोशिका है, तो कोशिका के अंदर यदि ऑक्सीजन यहाँ बाहर अधिक मात्रा में है और यहाँ कम मात्रा में है, तो ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है। फिर यहाँ CO2 बनती है, तो यदि बाहर CO2 कम है और अंदर ज़्यादा है, तो इस तरह से ये CO2 बाहर निकल जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विसरण। तो ये विसरण के द्वारा ही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं तथा उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए विशिष्ट शिखा कोशिकाएँ होती हैं। तो इनका उत्सर्जन तंत्र जो है, उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, शिखा कोशिकाओं के द्वारा होती है। चपटे कृमियों में शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। चूसकों की उपस्थिति होती है, इसमें चूसक लगे होते हैं। चूसक एक ऐसी संरचना है, जैसे इंजेक्शन होता है तो उसमें छोटे छोटे सुई होती है, तो उस सुई के जैसे इसमें संरचना पाई जाती है, तो उससे ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो चूसकों की उपस्थिति होती है। शरीर का मुक्त होने वाले स्वतंत्र खंडों का बना होता है, मतलब इसमें ऐसे टुकड़े टुकड़े होते हैं कि यदि एक खंड को अलग कर दिया जाए तो नया जीव बन सकता है। तो इनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है, खंडित टुकड़ों का बना होता है। प्रचलन अंग की अनुपस्थिति होती है, इसमें कोई पैर वैर नहीं पाए जाते, न कोई कशाभिका पाई जाती है। इनका जो आहार नाल होता है वो कम विकसित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन का प्रमुख कारण बताइए। तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, जिसमें कीट भी शामिल हैं। निम्नलिखित शारीरिक अनुकूलताओं के कारण पृथ्वी में उपस्थित जीवों में से 2/3 जीव इस वर्ग के से हैं। तो इसका कारण क्या है, पैर छोटे छोटे खंडों में विभाजित होता है। ये वायु, जल, स्थल एवं परजीवी चारों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय द्विपार्श्वसम्मति खंडों का होता है। काइटिन के कवच से ढका होता है। देह गुहा छोटी तथा परिसंचरण तंत्र खुला होता है। उत्सर्जन मैलपिघी नलिकाओं द्वारा होता है। सिर पर सरल एवं संयुक्त आँखें पाई जाती हैं। इनके लिंग अलग अलग होते हैं। सामान्यतः शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी संधित उपांग पाया जाता है। सामान्यतः शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी संधित उपांग पाया जाता है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं तथा हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसी कारण इनका रुधिर लाल नहीं होता है। हीमोग्लोबिन के स्थान पर हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। उदाहरण के लिए पेरीप्लेनेटा, पैलीमॉन, तितली, इस तरह के ये कीट वर्ग के होते हैं। अगला प्रश्न है, सभी कशेरुकी वर्टिब्रेट्स रज्जुकी कार्डेट्स हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं हैं, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो सभी कशेरुकी द्विपार्श्वी सम्मिति त्रिकारकी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। उनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा, पश्चपूंछ तथा बंद संचरण तंत्र पाया जाता है। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर सभी कशेरुकी रज्जुकी कहलाते हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं, क्योंकि कशेरुकी प्राणी में पृष्ठ रज्जु भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। अतः कहा जा सकता है कि कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण हैं? पक्षियों के शरीर में उड़ने के लिए निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। पक्षियों के परों माने पंखों में मौजूद शक्तिशाली पेशियां उड़ने में सहायता करती हैं।
पक्षियों की हड्डियां अत्यंत हल्की होती हैं तथा पेशियों को जोड़ने के लिए अत्यधिक स्थान प्रदान करती हैं। पक्षियों के अग्र पाद रूपांतरित होकर के पंख बनाते हैं। पश्चपाद रूपांतरित होकर के चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। पक्षियों की त्वचा शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर त्वचा में अन्य कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। पक्षियों की नौकाकार आकृति वायु को पीछे ढकेलने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडजनक तथा जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चे संख्या में बराबर होते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो अंडजनक वे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं। जरायुज वो जंतु होते हैं जो शिशुओं को जन्म देते हैं। अंडजनक एवं जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चों की संख्या बराबर नहीं होती है, क्योंकि अंडजनक का निषेचन बाह्य होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। अंडजनक अत्यधिक संख्या में अंडे उत्पन्न करते हैं, किंतु अंडे से बच्चे निकलने के पश्चात लंबी परिवर्धन की अवस्थाओं से गुजरने के पश्चात वयस्क बनते हैं। परिवर्धन की लंबी अवस्था में बहुत सारे अंडे नष्ट हो जाते हैं। जरायुज में मादाओं द्वारा कम संख्या में शिशु उत्पन्न किए जाते हैं। शिशुओं का माता की गर्भाशय में प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। परिवर्धन की प्रक्रिया में कोई लार्वा अवस्था नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एसीलोम स्यूडोसीलोम में अंतर स्पष्ट कीजिए एवं प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो कुछ जंतुओं के शरीर की आहार नाल और देह भित्ति के बीच एक गुहा पाई जाती है, जिसे देह गुहा या सीलोम कहते हैं। इसका विकास मध्य चर्म के दो भागों में बंटने के कारण होता है। मध्य चर्म से विकसित हुआ देश गुहा वास्तविक गुहा कहलाता है। तो ये समझ लीजिए, पहली हमारी ये चर्म की या चमड़ी की पट्टी है, इसके बाद ये दूसरी पट्टी हो गई, और इसके बाद ये तीसरी पट्टी हो गई, चर्म की पट्टी हो गई। तो ये दोनों मध्य चर्म कहला गई। इसके बीच में जो गुहा पाया जाता है, जगह पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? देह गुहा कहते हैं। और ये आहार नाल और देह भित्ति के बीच पाई जाती है। अब कुछ जीवों में देह गुहा मध्य चर्म से विकसित न होकर शरीर के दूसरे भाग में विकसित होती है, जैसे ब्लास्टोसील। इस देह गुहा को कूट देह गुहा स्यूडोसीलोम कहते हैं, जैसे फीता कृमि, टीनिया या फिर रोटीफर ट्राइलोबस। इनमें जो होती है विकसित देह गुहा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं के संघ के नाम लिखिए। तो स्टार फिश ये इकाइनोडर्मेटा संघ से है। जेली फिश सिलेंट्रेटा से है। डॉग फिश कार्डेटा से है। हॉर्स फिश कार्डेटा से है। व्हेल फिश कार्डेटा से है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा से है। अगला अमीबा, इसका प्रचलन अंग क्या हो गया? कूटपाद। क्वेश्चन था, निम्नलिखित जंतुओं के प्रचलन अंग का नाम लिखिए। फिर है केंचुआ, ये इसका प्रचलन अंग क्या कहलाता है? सीटी। फिर होता है पैरामीशियम, इसका प्रचलन अंग क्या होता है? सीलिया। फिर ये होता है सर्प, इसकी होती है पसली और सल्क। इसके बाद ये होता है हाइड्रा, और इसका प्रचलन अंग है स्पर्शक। और छठवां है युगलीना, इसका होता है कसाविका। तो इस तरह से हाइड्रा की संरचना में इस तरह की ये इस तरह की संरचना धागे जैसे पाई जाती है, इस तरह की, तो इसे स्पर्शक कहा जाता है। युगलीना में जो होता है इस तरह से दो ऐसे धागे जैसी संरचना पाई जाती है, इसको हम कसाभिका कहते हैं। सांप में जो है इस तरह के इसमें ये ऐसे चमड़ी पाई जाती है, जिसको हम सल्क कहते हैं, और बीच में हड्डी पाई जाती है, तो पसली होती है। पैरामीशियम में जो इस तरह की संरचना होती है चप्पल की आकार की, और इसमें छोटे छोटी बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। तो इसी तरह से ये सारी संरचनाएं होती हैं। अमीबा जो है खुद से ही झूठे पैर बना लेता है, जिनको हम कूटपाद कहते हैं। इस तरह से इनके प्रचलन अंग होते हैं। निम्नलिखित रचनाएं किन जंतुओं में पाई जाती हैं? प्रत्येक के सामने केवल एक जंतु का नाम लिखिए। तो देख लेते हैं। संयुक्त नेत्र, ये पेरीप्लेनेटा तिलचट्टा में पाया जाता है संयुक्त नेत्र। फिर ये है कैरापेस, ये कैंसर या केकड़ा में पाया जाता है। अगला हो गया फ्लेम कोशिका। फ्लेम कोशिका तो ये प्लेनेरिया में पाई जाती हैं। फिर ये है ब्लबर, ये नीला व्हेल में पाया जाता है। फिर ये एक अंडाशय,
ये पक्षी कबूतर या कोलंबा में पाया जाता है। आंतरिक कवच ये सीपिया या सिफेलोपोडा के समूह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई 5 जंतु संघों के नाम एवं उनके एक एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। 5 जंतु संघ हैं। तो ये है पोरीफेरा, इसका उदाहरण हो गया साइकान या स्पंज भी बोलते हैं। फिर दूसरा है सिलेंट्रेटा, इसका उदाहरण है हाइड्रा। फिर ये है प्लेटीहेलमिन्थीस, तो क्या हो गया प्लेनेरिया। फिर ये निमेटोहेलमिन्थीस, तो क्या हो गया एस्केरिसिस। और ये एनीलिडा, ये हो गया फेरेटिमा। तो इस तरह से ये जंतु संघ हैं और उनके ये उदाहरण हैं। तो यहाँ से ये 3 अंकों के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले हम 4 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। तो सारी चीज़ समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।